यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस लेवल का नफरतखोर पॉलिटिशियन तो है ही, लेकिन इसके साथ इसे नोबेल प्राइज भी चाहिए। ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको, स्पेन और ओर्ज इन सब ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी और कहा कि ये रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तो ट्रंप को टैग करते हुए कहा कि इसके एक्शन यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर वेनेजुएला के इलेक्टेड प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो अमेरिकन एयर फोर्सेज के कब्जे में आ जाते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बाद में फॉक्स न्यूज़ पर इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं कोई टीवी शो देख रहा। खुशामदीद दोस्तों, 3 जनवरी 2026 जब से अमेरिकन डेल्टा फोर्सेज के एलाइट कमांडोज ने वेनेजुएला के इलेक्टेड प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उसके घर से किडनैप किया है, तो तब से बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को वर्ल्ड वार 3 की तरफ धकेल रहे हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि जैसे ही इस ऑपरेशन की खबर फैली तो दुनिया भर से इसके ऊपर रिएक्शन आना शुरू हो गए। ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको, स्पेन, ओर्जिया इन सब ने एक ही ज्वाइंट स्टेटमेंट दी और कहा कि ये रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तो ट्रंप को टैग करते हुए कहा कि इसके एक्शन यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ट्रंप को इस सब में कुछ भी गलत नहीं लगता। ट्रंप ने तो नए टारगेट भी अनाउंस करना शुरू कर दिए। Cuba is ready to fall, and India also is falling. Mexico has to get their act together. We need Greenland. इसने कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको को भी धमकी दी है। कोलंबिया के बारे में तो ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वहां पर भी वेनेजुएला जैसा एक ऑपरेशन हो सकता है। इस स्टेटमेंट में तो ट्रंप ने हद ही कर दी है कि एक बार फिर से ये ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि क्या ट्रंप का वेनेजुएला पर इस तरह से अटैक करना लीगल भी था? इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, नहीं। तो फिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 3 जनवरी 2026 की रात को, जब मदुरो अपनी वाइफ के साथ गहरी नींद में सो रहे थे कि तब अमेरिकन एलाइट फोर्सेज के हेलीकॉप्टर बहुत ही कम हाइट पर उड़कर वेनेजुएला की टेरिटरी में एंट्री करते हैं। ये हेलीकॉप्टर इतना नीचे उड़ रहे थे कि रडार पर भी इन्हें कैप्चर नहीं किया गया। इस सब सिनेरियो से पहले कराकस के पूरे शहर की बिजली को साइबर अटैक से काट दिया गया था और फिर बहुत ही आसानी से डेल्टा फोर्सेज के कुछ कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए नीचे उतरते हैं मदुरो के घर की छत पर। बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से बड़े आराम से वो इसके बेडरूम में घुसते हैं और इसे किडनैप कर लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट अमेरिकन फोर्सेस के कब्जे में आ चुके थे। यहाँ से इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए यूएसएस आइवो जीमा पर ले जाया गया और फिर वहाँ से इन्हें क्यूबा में गुआंटानामो मिलिट्री एयरबेस पर ले जाया गया। इसके बाद ट्रंप ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर मदुरो की इस पिक्चर को शेयर करते हुए पोस्ट करते हैं कि निकोलस मदुरो ऑन बोर्ड यूएसएस आइवो जीमा। डोनाल्ड ट्रंप बाद में फॉक्स न्यूज पर कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कोई टीवी शो देख रहा हूँ। have seen what happened. I mean, I watched it literally like I was watching a television show. ये कोई टीवी शो नहीं था, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे चौंका देने वाला एक मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दूसरे कंट्री के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उसके घर से किडनैप कर लिया। Late last night and early today, at my direction, conducted an extraordinary military operation to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. अगले दिन जब ये खबर पूरी दुनिया के सामने आती है तो सारे लोग दंग रह जाते हैं। नवंबर 2025 में ट्रंप और मदुरो की आपस में डिस्कशन होती है, जिसमें ट्रंप मदुरो को धमका कर कहते हैं कि वो पावर और मुल्क छोड़ दें तो उसके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर मदुरो ने ऐसा किया नहीं तो इसे किडनैप कर लिया। बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। निकोलस मदुरो को इससे बचने के लिए बहुत ही जनरस ऑफर दिए गए थे, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। But I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. इस सब के बाद सवाल एक ही है कि आखिर इसके बिहाइंड रीजन क्या थी? तो इसका जवाब है दोस्तों ऑयल। सीधे तौर पर कहा जाए तो तेल। Oil, Venezuelan oil. We would have taken it up. We have the greatest oil companies in the world. They took all of our oil. ट्रंप तो इस लेवल का नफरतखोर पॉलिटिशियन है कि इसके सामने नो तो कहो ही मत। अगर ऐसा करोगे तो कुछ ऐसा ही होगा आपके साथ। मदुरो के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व हैं 303 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, यानी इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई और यूएसए इन सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के अप्रूवल रिजर्व हैं। When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door.
But now we're buying oil from Venezuela. 1922 में जब वेनेजुएला में ऑयल मिला था तो इसमें बहुत ही खास बात थी, इसका ऑयल बहुत भारी था, यानी उस टाइम पर इससे अच्छा ऑयल बहुत कम था और इसी वजह से इसके ऑयल को निकालने के लिए अलग अलग कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट की। 1992 से 1999 तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दिक्कत शुरू होती है 77 ईयर के बाद, जब वेनेजुएला ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। तब से ही अमेरिका इस पर कंट्रोल जमाना चाहता है। अमेरिका ने बाकी कंट्रीज को भी प्रेशराइज किया कि वो वेनेजुएला से इसका ऑयल मत खरीदें। आज वेनेजुएला सिर्फ 1 मिलियन बैरल पर डे ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो कि ग्लोबल प्रोडक्शन का सिर्फ 0.8% होता है। हर अमेरिकन प्रेसिडेंट में एक चीज तो कॉमन है, जब भी कोई उसकी बात नहीं मानता तो उस पर ऐसा ही घटिया इल्जाम लगाकर इन्हें सजा दी जाती है। देखिए जरा, साल 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो इस हमले में बताया गया कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। Weapons of mass destruction. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. यही नहीं, कुछ साल पहले ईरान पर भी ऐसे ही अटैक किया गया कि इसके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। और आज मदुरो पर भी ड्रग ट्रैफिकिंग का ऑफिशियली केस किया गया है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अमेरिका में ड्रग स्मगल कर रहे थे, लेकिन फैक्ट चेक करने पर आपको पता चलेगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है। ट्रंप इस लेवल का नफरतखोर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसे नोबेल प्राइज का भी बहुत शौक है। I think I'm going to get a Nobel Prize for a lot of things if they gave it out fairly, which they don't. Well, they gave one to Obama immediately upon his ascent to the presidency, and he had no idea why he got it. जनवरी 2025 को ये अपनी इस पोस्ट में 6 बार नोबेल प्राइज का जिक्र करते हुए कहते हैं कि पहले इंडिया पाकिस्तान की वार रुकवाई, अब ईरान इजराइल की वार रुकवाई, लाओ मुझे नोबेल प्राइज दो। तो समझ सकते हो कि किस लेवल का नफरतखोर पॉलिटिशियन है ये। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।